नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री आज शाम कोरोना वैक्सीन के राष्ट्रव्यापी वितरण के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.42% हुई। दिल्ली वाराणसी तीव्र गति रेल गलियारे का भू सर्वेक्षण कार्य ग्रेटर नोएडा से शुरू। सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चालक परमिट के नवीकरण नियम अधिसूचित किए। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की घोषणा। इस वर्ष बांग्लादेश पर फोकस रहेगा। और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 216 रन बनाए। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान कोविड की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शनिवार से शुरू होगा। राष्ट्रीय नियामक द्वारा 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए आपात उपयोग की अनुमति या त्वरित अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो कि कोविड-19 से बचाव और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देगा। कोविड-19 टीकाकरण के अभियान में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा सहरुग्णता वाले 50 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या समूह जिनकी संख्या लगभग 27 करोड़ है, उनका टीकाकरण होगा। कोविन टीका प्रदायगी प्रबंधन प्रणाली टीके के स्टॉक, उनके भंडारण का तापमान और कोविड-19 टीका के लाभार्थियों की वैयक्तिक ट्रैकिंग की वास्तविक समय सूचना उपलब्ध कराएगा। राज्यों, जिलों और ब्लॉक स्तरों पर अभी तक 61,000 से अधिक कार्यक्रम प्रबंधकों, 2 लाख टीका लगाने वालों और टीकाकरण टीम के अन्य 3.7 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड से उत्पन्न स्थिति और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की थी। सरकार ने कहा है कि वो राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के घनिष्ठ सहयोग से पूरे जोरों से तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। ये सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर-दराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक की अध्यक्षता कोविड से निपटने के लिए गठित टेक्नोलॉजी और डेटा प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूहों के प्रमुख रामसेवक शर्मा ने की। बैठक में राज्यों के प्रधान सचिवों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशकों और राज्यों के टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फीडबैक के साथ साथ इसके उपयोग और टीकाकरण पूर्वाभ्यास से प्राप्त जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान होगा। आधार प्लेटफॉर्म के उपयोग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों को सलाह दी गई है कि वो लाभार्थियों से अपने मौजूदा मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ लेने को कहें, ताकि टीकाकरण के लिए उनका पंजीयन हो सके और इससे संबंधित जानकारी SMS के जरिए उन्हें भेजी जा सके। श्री शर्मा ने कहा कि टीकाकरण के लिए व्यक्ति की स्पष्ट पहचान होना और टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 टीकाकरण की सभी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश जारी किया है। टीकाकरण के अंतिम चरण का पूर्वाभ्यास आज किया जाएगा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 5 तारीख को पूर्वाभ्यास की सफलता के बाद अंतिम चरण की तैयारियों की जांच की जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि ये अभियान प्रदेश में 1,500 स्थानों पर चलाया जाएगा। इसका मतलब है कि हर जिले में लगभग 20 कोविड वैक्सीनेशन केंद्र ड्राई रन के अंतिम दौर के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों से कोविड टीकाकरण को लेकर कोल्ड चेन की उपलब्धता, वैक्सीन के भंडारण और उसके परिवहन को लेकर सभी इंतजाम केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के हिसाब से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कोविड टीकाकरण को लेकर किए जा रहे सभी कार्यों का बारीकी से लगातार निरीक्षण किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पहले चरण में कोविड का टीकाकरण 1,500 वैक्सीन टीकाकरण केंद्रों पर मौजूद 3,000 बूथों पर संपन्न किया जाएगा। इसके लिए 1,300 कोल्ड चेन भी तैयार की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में 16 जनवरी को मेडिकल कॉलेज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित 300 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि जरूरत पड़ने पर टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग आज कोविड टीकाकरण का अंतिम अभ्यास करेगा। इससे पहले राज्य में कोविड टीकाकरण के 2 पूर्वाभ्यास 2 तथा 8 जनवरी को कराए गए थे। राज्य में 16 जनवरी से टीकाकरण की सभी तैयारियां की जा रही हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान 792 नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 593 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 9,649 रोगियों का इलाज चल रहा है। इस बीच राज्य वैक्सीन का संग्रह, भंडारण और वितरण के लिए तैयार है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कल बेंगलुरु में राज्य के वैक्सीन भंडारण केंद्रों का दौरा किया और दवा वितरण के प्रबंधों की समीक्षा की। संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री महोदय ने कहा कि दवा के लिए राज्य में 2 मोबाइल कूलर रखे गए हैं। प्रत्येक कूलर में 45 लाख दवा रखने की क्षमता है। केंद्र सरकार भी एक मोबाइल फ्रीजर उपलब्ध करा रही है। राज्य को पहले चरण में 13,90,000 वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। 24 लाख सिरिंज पहले ही राज्य में पहुंच चुकी है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि राज्य में बेंगलुरु और बेलागावी में 2 दवा भंडारण केंद्र बनाए गए हैं। बेंगलुरु से आर मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोटिया। उधर पश्चिम बंगाल में सभी लोगों को कोविड-19 का टीका मुफ्त लगाने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। राज्य के सुरक्षा कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कोविड कार्यकर्ताओं को लिखे खुले पत्र में सुश्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार प्राथमिकता के आधार पर उनके लिए टीका उपलब्ध कराएगी। भाजपा के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड महामारी के टीके केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करा रखी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू से कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। 27 स्थलों पर एक दिन में 2,700 लोगों को टीका लगाया जाएगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि टीकाकरण के लिए अब तक 1,60,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पंजीकरण किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने कोविड टीकाकरण के पहले चरण के लिए 89 अस्पतालों का चयन किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार दिल्ली सरकार ने 89 अस्पतालों को टीकाकरण के लिए तैयार किया है। इन अस्पतालों में से 40 अस्पताल सरकारी और 49 निजी अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच कोविड के टीके प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी की वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रणनीति बनानी चाहिए। मंत्रालय के अनुसार महामारी की वजह से स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ने या दाखिला न लेने पाने की आदि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.42% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 1,75,00,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कुल संक्रमित लोगों की तुलना में मरीजों की संख्या 2.14% है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,43,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक 18 करोड़ 10 लाख से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच की जा चुकी है। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 97.83% तक पहुंच गई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोविड के 17 नए रोगी सामने आए, जबकि एक रोगी ठीक हुआ। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 97.91% है। त्रिपुरा में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.68% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 3 नए मामले सामने आए, जबकि 8 रोगी स्वस्थ हुए। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या 33,302 हो गई है, जिनमें से 32,839 रोगी संक्रमण मुक्त हुए हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए एवियन इन्फ्लुएंजा से प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी किया है। अब तक 7 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में पक्षियों की इस बीमारी के फैलने की पुष्टि हो चुकी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि हरियाणा के पंचकुला जिले के 2 पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद राज्य ने 9 त्वरित कार्रवाई दलों का गठन किया है और रोकथाम का अभियान शुरू कर दिया है। गुजरात के सूरत और राजस्थान के सिरोही जिलों में कौवों और जंगली पक्षियों के लिए गए नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से भी 86 कौवों और 2 बगुलों के नमूने प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के नाहन, बिलासपुर और मंडी में पक्षियों की असामान्य मौतों की खबरें मिली हैं और उनके नमूने परीक्षण के लिए संबंधित प्रयोगशालाओं को भेज दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र से भेजे गए नमूनों की परीक्षण रिपोर्टें आनी बाकी हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जंगली पक्षियों के संक्रमित होने की पहले ही पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय के अनुसार केरल के बर्ड फ्लू से प्रभावित जिलों में इसकी रोकथाम के उपाय कर लिए गए हैं और निगरानी के कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वो लोगों को बर्ड फ्लू के बारे में अफवाहों से बचने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए कदम उठाएं। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में अब तक 18 जिलों इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, अशोकनगर, दतिया और बड़वानी में कौवों और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 328 सैंपल भोपाल स्थित प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। सभी जिलों में रोग नियंत्रण की कार्यवाही केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार की जा रही है। अलीराजपुर जिले से भेजे गए नमूनों में बर्ड फ्लू वायरस नहीं मिला है, लेकिन सतर्कता की दृष्टि से प्रशासन ने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया है। कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने बताया कि मुर्गियों, जिसमें उच्च प्रोटीन, ब्लैक मीट, चिकन, कड़कनाथ भी शामिल है, में बीमारी की रोकथाम के लिए पोल्ट्री बाजार के अलावा आदिवासी अंचलों में पारंपरिक तरीकों से मुनादी या सार्वजनिक घोषणाओं जैसे माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में परभणी जिले के मुरंबा गांव में बर्ड फ्लू से 800 पक्षियों की मौत हो गई। जिला कलेक्टर ने गांव से 1 किलोमीटर के अंदर सभी मुर्गियों को नष्ट करने का आदेश दिया है। 10 किलोमीटर के भीतर किसी भी पक्षी के क्रय विक्रय और ले जाने पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन सभी मुर्गी फार्मों पर कड़ी निगरानी कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री आज शाम कोरोना वैक्सीन के राष्ट्रव्यापी वितरण के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.42% हुई। दिल्ली वाराणसी तीव्र गति रेल गलियारे का भू सर्वेक्षण कार्य ग्रेटर नोएडा से शुरू। सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चालक परमिट के नवीकरण नियम अधिसूचित किया। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की घोषणा इस वर्ष बांग्लादेश पर फोकस होगा। और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 235 रन बना लिए हैं। दिल्ली वाराणसी तीव्र गति रेल गलियारे के भू सर्वेक्षण का कार्य कल ग्रेटर नोएडा से शुरू हुआ। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अत्याधुनिक एरियल लेडार और इमेजरी सेंसर तकनीकी से लैस एक हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी और भू सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया।
मंत्रालय ने कहा है कि लीडार तकनीक जमीन से जुड़े सभी विवरण मुहैया कराती है और इसे एकत्र करने में 3 से 4 महीने लगते हैं, जबकि सामान्य रूप से इस प्रक्रिया को पूरा करने में 10 से 12 महीने का समय लगता है। भू सर्वेक्षण किसी भी ढांचागत परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस तकनीकी के जरिए सटीक सर्वेक्षण आंकड़े देने के लिए लेजर और जीपीएस डेटा, उड़ान मापदंड और वास्तविक तस्वीरों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट आईडीपी जारी करने की सुविधा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनका ड्राइविंग परमिट विदेश में रहते हुए समाप्त हो गया है। मंत्रालय ने आज जारी बयान में कहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इसके नवीनीकरण की पहले कोई सुविधा नहीं थी। मंत्रालय ने कहा है कि अब भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों और मिशन के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का समापन आज संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 विजेताओं को लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, युवा कार्य तथा खेल मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ संसद के केंद्रीय कक्ष में उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। 29 राष्ट्रीय विजेताओं को नेशनल जूरी के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा। जूरी में राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली, लोकसभा सदस्य प्रवेश साहिब सिंह और वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पहले 3 विजेताओं को प्रधानमंत्री के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं से बातचीत भी करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का लक्ष्य 18 से 25 वर्ष के बीच आयु के युवाओं की आवाज सुनना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न व्यवसायों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव प्रधानमंत्री के विचारों पर आधारित है, जो उन्होंने 31 दिसंबर 2017 को मन की बात कार्यक्रम में व्यक्त किए थे। प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का आयोजन 12 जनवरी से 27 जनवरी 2019 के बीच जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था। इसका विषय था नए भारत की आवाज बने, समाधान तलाशें और नीति में योगदान करें। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में कहा कि राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक नौजवान की भूमिका होनी चाहिए और राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसी सोच पर आधारित है। भारत देश में युवा महोत्सव मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, और इस बार भी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड के चलते इस बार उसको हम वर्चुअल मोड में मनाने जा रहे हैं, लेकिन हर जगह वो सेलिब्रेशन चल रहे हैं। वर्चुअल मोड से हम दिल्ली में सबसे जुड़ेंगे, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, और लोकसभा स्पीकर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ये महोत्सव जो है अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारा लिटरेरी एक्टिविटीज भी हम कर रहे हैं, और कल्मिनेशन होगा यूथ पार्लियामेंट। गृह मंत्री अमित शाह आज कोयला खदानों के सुगम संचालन की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। इसके जरिए खदानों के संचालन के लिए एक ही स्थान पर सभी औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी। ट्वीट संदेश में गृह मंत्रालय ने बताया है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली की शुरुआत वर्चुअल समारोह में की जाएगी। इस अवसर पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में उपराज्यपाल के मुख्य सचिव नीतेश्वर कुमार, जम्मू के जिलाधिकारी और जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुषमा चौहान और अन्य अधिकारी शामिल थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात सरकार के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में जानकारी दी। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट SRFD की तरह जम्मू में तवी नदी पर भी रिवर फ्रंट बनने वाला है, जो जम्मू शहर के स्मार्ट सिटी विकास योजना का एक हिस्सा होगा। इसके लिए जम्मू विकास प्राधिकरण और साबरमती नदी विकास निगम के बीच
लोगों को हरियाला, स्वास्थ्यप्रद और मनोरंजक रिवर फ्रंट का माहौल देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार साबरमती रिवर फ्रंट विकास प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने शिष्टमंडल को तवी नदी के ऊपर रिवर फ्रंट बनाने के लिए व्यवहारिकता रिपोर्ट बनाने में सहायता की। जम्मू कश्मीर के शिष्टमंडल ने साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के विशिष्ट विकास कार्य जैसे कि पैदल ब्रिज, अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला स्पोर्ट्स पार्क, शहरी जंगल बायोडायवर्सिटी पार्क, रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क और स्मार्ट बहुस्तरीय कार पार्क आदि की मुलाकात की। साबरमती रिवर फ्रंट विकास निगम के अध्यक्ष केशव वर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रिवर फ्रंट विकास प्रोजेक्ट के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिष्टमंडल को जानकारी दी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद से 70 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है। इसके लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा नीति के आधार पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। इस मौसम में अभी तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से लगभग 532 लाख टन धान की खरीद की गई है। सरकार ने अपनी प्रमुख एजेंसियों के माध्यम से 2,83,000 टन मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की भी खरीद की है। इससे 1,51,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफ्फी के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाएंगे। फिल्मोत्सव इस महीने की 16 तारीख से 24 तारीख तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार हाइब्रिड फिल्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुछ फिल्में मंच पर और कुछ ऑनलाइन दिखाई जाएंगी। इस वर्ष पहली बार इफ्फी अपने दर्शकों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ कार्यक्रम आयोजित करेगा। इनमें स्पेन के फिल्म निर्माता पेड्रो अल्मोदोवर की लाइव फ्लैश, बैड एजुकेशन और वॉल्वर जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा स्वीडन के फिल्म निर्देशक रूबेन ओसलुंड की स्केयर और फोर्स माज्योर फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस बार के फिल्मोत्सव के विशेष खंड कंट्री इन फोकस में बांग्लादेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें उत्कृष्ट सिनेमा में बांग्लादेश के योगदान को उजागर किया जाएगा। 51वें इफ्फी के इस खंड में बांग्लादेश की 4 फिल्में दिखाई जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 वर्ष से घटाकर 32 वर्ष कर दी है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि सभी रिक्तियां जम्मू कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा नियमावली 2018 में निहित प्रावधानों के अनुसार भरी जाएंगी। उम्मीदवारों ने इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आयु सीमा 35 से 40 वर्ष होने के बावजूद जम्मू कश्मीर सरकार ने इसे घटाकर 32 वर्ष कर दिया है, जो उचित नहीं है। उम्मीदवारों का कहना है कि इस साल केएएस परीक्षा 3 साल के अंतराल के बाद आयोजित की जाएगी और अधिकांश उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए आयु सीमा को पार कर लिया है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन जीत के लिए 407 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। आज भारत ने 2 विकेट पर 98 रन से आगे खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया ने कल 6 विकेट पर 312 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित की थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 244 रन पर आउट हो गई थी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज दिन में तेज हवाएं चलेंगी। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 21 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आसमान साफ रह सकता है। तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान
तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे और 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 3 और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इधर गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से गौरव राघव। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बर्फ से ढके इलाकों में लोगों को आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसडीआरएफ मानदंडों के तहत भारी बर्फबारी को राज्य के लिए प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। उपराज्यपाल ने कल कश्मीर डिवीजन के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ शीतकालीन प्रबंधन और बर्फ साफ करने के प्रशासन के प्रयासों की समीक्षा बैठक की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। विमलेंदु हिंदुस्तान की सुर्खी है, नए कृषि कानूनों पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वहीं दैनिक जागरण की अहम खबर है, कर्नाटक के किसानों ने रिलायंस को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा धान। 1100 किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से 82 रुपये ज्यादा पर 1000 क्विंटल सोना मसूरी धान की बिक्री की। कोविड टीकाकरण की तैयारी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, टीकाकरण की फुल प्रूफ तैयारी। दिल्ली में पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। प्रधानमंत्री की आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। राजस्थान पत्रिका नई उम्मीद शीर्षक से लिखता है, कैंसर की मुक्ति का रास्ता भी खुल सकता है कोरोना की वैक्सीन से। आरएनए थेरेपी सफल तो कैंसर इलाज के तरीकों में सबसे अधिक सुरक्षित। किसी संक्रमण का खतरा नहीं होगा, रोग प्रतिरोधी क्षमता को भी बढ़ाएगी। राष्ट्रीय सहारा की टिप्पणी है, बर्ड फ्लू पर अलर्ट हुई केंद्रीय एजेंसियां, पशुपालन विभागों की सक्रियता बढ़ी। दैनिक जागरण की खबर है, पिछली तिमाही में वस्तुओं का व्यापार घाटा 36% कम हुआ। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान का दिखने लगा है असर। जनसत्ता की सुर्खी है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के लिए शून्य ब्याज बॉन्ड पर भारतीय रिजर्व बैंक ने चिंता जाहिर की। बैंकों में ब्याज की व्यवस्था को लेकर केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय में वार्ता। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, विदेशों में रखी गई अघोषित संपत्ति और कालाधन रखने से जुड़े मामलों की जांच के लिए सरकार ने आयकर विभाग में सभी 14 अन्वेषण निदेशालयों में किया है विशेष इकाई का गठन। जनसत्ता की बड़ी खबर है, भारतीय खिलाड़ियों पर दर्शकों की अभद्र टिप्पणी के मामले पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने माफी मांगी। 6 लोगों को मैदान से बाहर निकाला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज शाम कोरोना वैक्सीन के राष्ट्रव्यापी वितरण के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.42% हुई। दिल्ली वाराणसी तीव्र गति रेल गलियारे का भू सर्वेक्षण कार्य ग्रेटर नोएडा से शुरू। सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चालक परमिट के नवीकरण नियम अधिसूचित किए। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की घोषणा। इस वर्ष बांग्लादेश पर फोकस रहेगा। और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4 विकेट पर 250 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।